और जिस तरह से फ्रंट फुट पे आगे शशि थरूर ने कमान संभाली है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही विश्वास किया है और सही आदमी को सौंपा है, और ये पहली बार नहीं हो रहा मनीष जी। आज कांग्रेस के जो सेवादार चमचा नंबर 1 सबसे बड़ा सरगना जो है राजदीप सरदेसाई, जिसके बाप ने भी खैरात खाया, भले क्रिकेटर था, वो पलता रहा, जेम्स राय का चेला बनकर के, दामाद बनकर के रहा। ये देश का उपराष्ट्रपति आगे कह रहा है जो संवैधानिक पद है, लेकिन कांग्रेसियों को शर्म आ रही है तुर्की के खिलाफ बोलने में, कांग्रेसियों को डर लग रहा है तुर्की के खिलाफ बोलने में। क्यों? लेकिन ये हिंदुओं के नरसंहार के लिए उस मुसलमान पाकिस्तान को एक शब्द ये नहीं बोले हैं 26 दिन से 26 दिन हो गए। तो ये है पूरा सच इनका, जिसको लीड कर रही है वो इटली वाली बैठी। और मामला सिर्फ गौरव गोगोई नहीं है, हम लोगों ने जोड़ा कि तुर्की का, जब पूरे देश भर में तुर्की का विरोध हो रहा है, तुर्की के खिलाफ झंडा सरकार से पहले देश की आम जनता ने उठा लिया। अब तो तुर्की को लेकर के भारत के उपराष्ट्रपति ने भी इस मुद्दे को उठा लिया। आज महामहिम उपराष्ट्रपति ने भी तुर्की पर बहुत कुछ बोला। मैं फिर उसी सोनिया पे आऊंगा, लेकिन पहले धनखड़ साहब को सुन लेते हैं। To help the nation in security. And trade, business, commerce and industry in particular can play pivotal role in security issues. Can we afford to empower countries that are inimical to our interests? Time has come when each one of us must deeply think about economic nationalism. We no longer can afford by travel or import. Economy of those countries get improved because of our participation. And those countries in times of crisis are positioned against us. And therefore I firmly believe that we must always keep one thing in mind, and that is nation first. Everything has to be reckoned on the fulcrum of deep commitment, unflinching commitment, dedication to nationalism, because there is no other way out. And that mindset we must teach our toddlers right from day one. जनता की आवाज जो थी उसको जस्टिफाई करते हुए धनखड़ साहब ये कह रहे हैं। और तब फिर से सर उस वीडियो को एक बार और देखने समझने की जरूरत है, ताकि ये देख ले कि कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का आजकल जो चाणक्य बना हुआ है वो, और ये चंपू जो है वो। सर थैंक यू। सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बायकॉट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर सर ये एक तरह से लेवल का देशद्रोह है। आज कांग्रेस के जो सेवादार चमचा नंबर 1 सबसे बड़ा सरगना जो है राजदीप सरदेसाई, जिसके बाप ने भी खैरात खाया, भले क्रिकेटर था, वो पलता रहा, जेम्स राय का चेला बनकर के, दामाद बनकर के रहा, तो दूरदर्शन में लूट मचाया, फिर पूरे गुजरात दंगे से लेकर हमेशा गंद मचाया। आज उसका भी एक वीडियो वायरल है। वो कह रहा जनता क्यों उठाएगी आवाज, जनता को क्या मतलब है कि तुर्की के खिलाफ आंदोलन करे, ये तो सरकार का तय करना है। भारत के राष्ट्रपति को आज ये क्यों कहना पड़ा कि नहीं, जनता ने आवाज उठाया है, वो बहुत जरूरी। मनीष जी, ये मामला आप नया उसमें ले देते हैं कि जैसे इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अब इसको जरा आगे बढ़ा के जोड़िए कि जरा इस देश का उपराष्ट्रपति सीधे सीधे तुर्की के नाम लेके बोल रहा है। इस देश की सरकार सीधे सीधे तुर्की का नाम लेकर आदेश दे रही है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस कंपनी का वीजा वर्क परमिट कैंसिल। तो ये लगातार देश की सरकार प्रहार कर रही है तुर्की के ऊपर। और तुर्की का पाप यह है कि तुर्की इस लड़ाई में जिसमें 26 हमारे हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, उसमें तुर्की नंगा होकर पाकिस्तान का साथ दे रहा था। तो देश की सरकार बोल रही है, देश के उपराष्ट्रपति आज बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को बोलने से डर लग रहा है, कांग्रेस उसको बोलने से हिचकिचा रही है, कांग्रेस बोलने से शर्मा रही है, कांग्रेस को लग रहा है कहीं तुर्की का एर्दोगान बुरा ना मान जाए। तो ये जरा सोचिए कि कांग्रेस कितने गहरे और कितने सवालों के कटघरे में खड़ी है। क्या तुर्की के खिलाफ 2 शब्द बोलने में क्या जा रहा था जयराम रमेश का और क्या जा रहा था पवन खेड़ा का। असल में कांग्रेस की पूरी साख दांव पे लगी है। वहां पर कांग्रेस के ओवरसीज कांग्रेस का हेडक्वार्टर तुर्की के इस्तांबुल में ही है। क्यों बनवाया था वहां पर?
कायदे से गंगाराम बढ़ई तो रहता है न्यूयॉर्क में, वहां बनवा देता। तुर्की में क्यों बना? तुर्की में आतंकवादियों के अड्डे हैं, तुर्की में आईएसआई का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है जो अंडरग्राउंड रहकर ऑपरेट करता है, और उस तुर्की के साथ कांग्रेस अपने संबंध खराब नहीं करना चाहती। ये मुझको लग रहा है मनीष जी, जो पक रहा है पूरा मामला, इस पर कोई बड़ा खुलासा होगा, बड़ा विस्फोट होगा, और उसके बाद ये कांग्रेसी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये सारे घटनाक्रम उसी तरफ संकेत कर रहे हैं, जिस तरह से कल तुर्की के नाम से भागे, और सरकार ने तुर्की के खिलाफ अपने कार्रवाई तो की ही की है। आज उपराष्ट्रपति ने आकर जितना बोला है, उपराष्ट्रपति ने क्या बोला वो अंग्रेजी में था, तो मैं बता दूं, जगदीप धनखड़ ने तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार के आह्वान के बीच प्रचंड संकल्प किया और कहा कि हम उन अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा नहीं दे सकते जो संकट के समय हमारे खिलाफ खड़ी हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है। यात्रा, व्यापार और विचार में हर भारतीय को आर्थिक राष्ट्रवाद के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। ये देश का उपराष्ट्रपति आगे कह रहा है, जो संवैधानिक पद है, लेकिन कांग्रेसियों को शर्म आ रही है तुर्की के खिलाफ बोलने में, कांग्रेसियों को डर लग रहा है तुर्की के खिलाफ बोलने में। क्यों? ये कांग्रेसियों से ये पूछे कि तुमको डर क्यों लग रहा है, तुम तुर्की से इतना हिचकिचा क्यों रहो, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, इसमें सर एक चीज समझने की जरूरत है कि जयराम रमेश का स्टैंड क्लियर था कि बाप के बारे में नहीं बोलना है। ये लखेरा का स्टैंड क्लियर नहीं था। लखेरा तो बोलना चाह रहा था तुर्की, मतलब तुर्की पर बोलो। पवन खेरा जो है वो तो कह रहा था जयराम रमेश को कि तुर्की पर सवाल तुर्की पर है, बोलिए। लेकिन उसने जब मना किया तो जयराम तो बोल सकता था, खेरा तो बोल सकता था। खेरा ने एकाएक अपना स्टैंड जयराम में क्यों मिलाया? इसका मतलब है खेरा को समझ में आ गया कि ये मालकिन की तरफ से इशारा है, तुर्की पे नहीं बोलना है। ये मेन ये था मनीष जी, यहाँ पे दोनों एक दूसरे का शिकार कर रहे थे। वो कह रहा था तुम बोलो, वो कह रहा था तुम बोलो, तो वो जान रहा था कि जो बोलेगा मालकिन, वो जो इटली वाली बैठी है, उसकी निगाह से गिर जाएगा, उसकी सीट चली जाएगी, जो मीडिया डिपार्टमेंट में बैठा है। मतलब दोनों एक दूसरे का वध करना चाह रहे थे वहां पे। हाँ, बस क्योंकि पवन खेरा भी इतना मूर्ख तो नहीं है कि पार्टी के स्टैंड को नहीं समझेगा। हाँ, वो उसने जानबूझकर बेइज्जत करने की कोशिश की, पलट के वार कर दिया जयराम रमेश ने। लेकिन ये दोनों गुर्गे हैं, ये दोनों मोहरे हैं। मेन बैठी है इटली वाली, जो तुर्की के बारे में जिसने लाइन डिसाइड कर दी है, जिसने पाकिस्तान के बारे में लाइन डिसाइड कर दी है कि आप अच्छा बताइए मनीष जी, तुर्की तो छोड़ दीजिए, या इन जोकरों को छोड़ दीजिए, मैं दर्शकों से कह रहा हूं कि 22 अप्रैल को वो नरसंहार हुआ हिंदुओं का, पूरा स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान पोषित प्रायोजित वो आतंकवादी थे। उन्होंने बाकायदे धर्म पूछकर हिंदुओं का नरसंहार किया। 22 दिसंबर से आज 17 मई आ गया है। कितने दिन हो गए मनीष जी? 9 और 17, 26 दिन हो गए। आपने एक भी बयान पाकिस्तान के खिलाफ क्या किसी कांग्रेसी के मुंह से सुना? किसी समाजवादी पार्टी के नेता के मुंह से सुना? अखिलेश यादव क्या पाकिस्तान के खिलाफ बोला? राम गोपाल यादव क्या पाकिस्तान के खिलाफ बोला? राहुल गांधी क्या पाकिस्तान के खिलाफ बोला? दुनिया भर की बातें कर रहे हैं ये कांग्रेसी, इधर की बात कर रहे हैं, आतंकवाद की बात कर रहे हैं, आतंकवादी की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहे। क्या इनके बाप लगते हैं पाकिस्तानी? क्या पाकिस्तान का इनका बाप लगता है? ये क्यों हिचकिचा रहा है पूरा विपक्ष? 26 दिन हो गए और एक शब्द नहीं बोले हैं जिसमें पाकिस्तान का सीधे इन्होंने नाम लिया। और ये बता दूं आपको कि 26 दिन के अंदर ये 2600 बार यही कांग्रेस, यही समाजवादी पार्टी, यही आपका आरजेडी, ये लोग 2600 बार देश के प्रधानमंत्री को गाली दे चुके, देश की सरकार को गाली दे चुके, लेकिन ये हिंदुओं के नरसंहार के लिए उस मुसलमान पाकिस्तान को एक शब्द ये नहीं बोले हैं। 26 दिन से 26 दिन हो गए। तो ये है पूरा सच इनका, जिसको लीड कर रही है वो इटली वाली बैठी। और इसीलिए आज ये बवाल हुआ है शशि थरूर वाला, क्योंकि शशि थरूर केवल अकेला आदमी है, उसको मैं कांग्रेस में अब मानता ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना कि कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं बोला, केवल थरूर है जो थरूर 22 अप्रैल के बाद से ही लगातार बोल रहे हैं, और वो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के भी खिलाफ बोल रहे हैं, और आगे भी बोलने के लिए ताल ठोक रहे हैं। और इसीलिए पूरी कांग्रेस को आग लगी हुई है कि इस आदमी को टीम में ना रखो, इसको अमेरिका ना भेजो। लेकिन असली चरित्र आपको समझ जाइए कि 26 दिन का इनके आचरण में निगाह डालिए तो स्थिति आपको स्पष्ट हो जाती है। लेकिन कांग्रेस ने अपने चंडाल चौकड़ी, शैतानों की जो चौकड़ी है, वो
सरदेसाई आज मैदान में उतरा सोनिया के देवर के चैनल पे, और सरदेसाई ने जो एजेंडा चलाया, मनीष जी, उसपे एजेंडा चला कि पब्लिक को मुद्दा क्यों लेना था। मनीष जी, जब सरदेसाई का जिक्र आया करे तो ये जरूर बताया किया करिए कि इसका बाप भी डॉलर की हेरा फेरी में जेल काटा था, जेल गया था। उसका बाप क्रिकेटर नहीं था, ये जो बता था मेरा बाप क्रिकेटर था। क्रिकेटर के बाद वो डॉलर की हेरा फेरी में बाकायदे 2 महीने जेल काटी थी उसने बम्बई की। महाराष्ट्र की पुलिस ने पकड़ा था, बंद कर दिया गया था। आम आदमी होता तो कई साल जेल काटता, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, शरद पवार मुख्यमंत्री था, तो कुछ दिनों बाद वो बाहर आ गया था। अन्यथा इसका बाप भी वही जैसे था। वो बलात्कारी पांडे नहीं बताता, बलात्कारी पांडे का भाई नहीं बताता अपने गैंग रेप में उसका भाई कांग्रेस का नेता जो था, सामान्य आदमी तो था नहीं, ब्रजेश पाड़ा जो था वो तो गैंग रेप का एक्यूज्ड है। हाँ, और इसका बाप आप कह रहे हैं कि डॉलर की हेरा फेरी करता। डॉलर की हेरा फेरी में दिलीप सरदेसाई जेल गया था बंबई में, महाराष्ट्र के अंदर। एक आदमी और था साथ में, उसके साथ मिलकर बड़ा लंबा हेरा फेरी की थी, और डॉलर की हेरा फेरी थी, उसमें जेल काटी थी इसके बाप ने, राजदीप सरदेसाई के। तो इसका परिचय जो है, इसका सिग्नेचर जो है वो ये हो, जब इसका जिक्र हो तो ये जरूर बताया जाए कि इसका बाप जेल गया था डॉलर की हेरा फेरी में। तो अब ये जो जालसाजी कर रहा, अब ये जो फर्जीवाड़ा करता है, तो ये इसको डीएनए में मिला है। ये तो इस कदर बेशर्म है कि इसके तो देखिए ऑनलाइन वो अल्लन टॉप वाला जो है गरियाता है, जलील करता है कई बार, और ऐसा लगता है जलार लात खाने के लिए कहता है कि मुझे लगता है इसको नौकरी इसी पे ले रखा है कि तुम्हें 10 लात मारा जाएगा हर खबर पे, और वरना तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी, तुम्हें जुतियाया जाएगा ऑन एयर। कि ऑन एयर जूता खाता है ये बड़ा एक नया चीज है कि कांग्रेस की सेवादारी के लिए ऑन एयर जूता खाता है हर शो में। लेकिन ये एजेंडा कि मतलब सोचिए, ये कोई थोड़ी सी भी समझ वाला व्यक्ति होगा तो ये समझेगा कि भाई देश की जनता यदि उसका स्वाभिमान जग रहा है, सोचिए बड़े बड़े व्यापारी भी अपना घाटा सह के कह रहे हैं कि हम तुर्की का सेब जो है बंदरगाह पे पड़ा हुआ है, हम उठाएंगे ही नहीं, सड़ जाए। तुर्की का बाइकाट हो रहा है, पब्लिक ने उठाया। ये तो किसी भी देश के लिए, हम जापान की जब चर्चा करते हैं कि जापान के लोग इस तरह से राष्ट्र के लिए, तो हम जापान की चर्चा करते हैं कि सरकार को पहल नहीं करना पड़ता, वहां के लोग हड़ताल नहीं करते, वहां के लोग ज्यादा काम करने लगते हैं। हम जापान की गाथा गाते हैं उसके राष्ट्रवाद की, लेकिन हमारे यहाँ जब राष्ट्रवाद जगता है तो ये राष्ट्रद्रोही उसका मजाक उड़ाने लगते हैं जब जनता जगती है। तो मैंने उसका वीडियो देखा मनीष जी, मुझको उसके गुस्से में हंसी आई कि ये कहना क्या चाहेगा। वो इस बात पे बड़ा आग बबूला था कि सोशल मीडिया में लोग तुर्की को इतना गरिया क्यों रहा है, एर्दोगान को इतना गरिया क्यों रहा। अरे सोशल मीडिया में आम आदमी उसको गाली दे रहा, तुमको क्यों आग लगी हुई है। यही बात उसने डल्ला टॉप वाले ने भी पूछी, इस पर सरकार क्या करेगी, और तुमको इतना परेशान क्यों हो रहे हो। एक भारत का स्वाभिमान जागा, उसको गरियाया जा रहा है, तो उस बात को आखिर तक अड़ा रहा बेशर्म आदमी। तो असल में अब सरकार को तो रोक नहीं सकता, वो जमाने तो लद गए कि ये सरकार को सलाह दिया करते थे, सरकार के अंतःपुर के सदस्य हुआ करते थे। तो अब ये कम से कम अर्दोगान को इतना तो बता सकते हैं कि हमने देखो, हमने पब्लिक को भी गाली दी, जो तुमको गाली दे रहे थे उनको गाली मैं दे रहा था बैठ के। यही कर रहे हैं करके अपनी एक तरह से नौकरी पक्की कर रहे हैं, अपनी दलाली पक्की कर रहे हैं कि जो माल आ रहा है वो आता रहे। अन्यथा पब्लिक गाली दे रही है तुर्की को, तो इस आदमी को बुरा क्यों लग रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और जब जनता हमारे यहाँ गंभीरता से इसको लेने लगेगी, तब ये लोग खदेड़े जाएंगे इस देश से। बिल्कुल, तब समझ में आता है कि तुर्की ने 2-2 कौड़ी के सनसनीबाजों को, वो फिल्मी बॉलीवुडिया बौने को बुला करके अपनी मार्केटिंग क्यों की थी। ये बेहतर समझ, चूंकि यूट्यूब पर सनसनीबाज का व्यूअरशिप है, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में एक समुदाय विशेष, तो आपको कहां टारगेट करना है, कितनी फंडिंग इन लोगों में की गई है, और इन लोगों की चुप्पी तुर्की पर क्यों है, और क्यों ये सरदेसाई ने तुर्की के पक्ष में, मुझे लगता है कि इसके लिए भी इसको फंडिंग किया होगा कि तुम इसका विरोध देश के अंदर करो कि पब्लिक क्यों विद्रोह कर रही है। तब समझा जा सकता है कि सोनिया के एजेंटों ने तुर्की के पक्ष में क्यों बोलना शुरू किया, क्यों पवन खेरा और वो जयराम रमेश ने तुर्की पर किए गए सवाल से, अपनी कोटे के पत्रकार के सवाल से बौखला क्यों गए। फिर मैं एक बार दर्शकों को याद दिला दूं कि कल तक ये मजाक का विषय था कि ये लोग तुम बोलो किस तरह से एक दूसरे को माइक फेंक रहे थे, लेकिन आज के घटनाक्रम के बाद ये बड़ा गंभीर विषय हो गया कि कांग्रेस का भारत के प्रति क्या सोच है, कांग्रेस क्या भारत के प्रति सोचती है, और तुर्की और पाकिस्तान की दलाली और चमचागिरी में कैसे लगी हुई है। इसको आप थरूर वाले प्रकरण और प्लस इसको जोड़ कर देखिए तो बड़ी नंगी तस्वीर सामने आती है।
बड़ी नंगी तस्वीर सामने आती है और इसीलिए हम सबको इस तस्वीर के मायने समझना होगा, इस षड्यंत्र के मायने समझना पड़ेगा।